यस तो बच्चे अब हम आ गए हैं सेक्शन 44 पर। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किन किन लोगों ने करना है और कैसे करना है उसकी बात हमने यहाँ पर करनी है। दो भाग में हम इस सेक्शन को करेंगे। पहले उन लोगों की बात करेंगे जो बच्चे कौन है, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स हैं। कौन लोग होते हैं, लॉयर है, सीए है, सीएस है, ठीक है ना, आर्किटेक्ट्स हैं। बेसिकली ये सारे लोग आपके सामने जो हैं ये स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स हैं। तो अगर इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है या नहीं करना है या कैसे करना है उसकी चर्चा हमारी होगी इस पेज पर। लेकिन अगर कोई नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है या मैं बिजनेस की बात करूं तो वहां पर कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है कि नहीं करना है उसकी चर्चा होगी इस पेज पर। अब ध्यान से देखना, पहले हम बात करते हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के ऊपर। सरकार कहते कि देखो भाई, अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ऑलरेडी चलता चला है, मतलब बेसिकली जो प्रोफेशन आप कर रहे हैं एग्जिस्टिंग है, चलता चला है, पहले से चल रहा है, और अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स, यहाँ पर शब्द क्या है, ग्रॉस, टर्नओवर नहीं लिखा जाता प्रोफेशनल्स में, अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स पिछले 3 सालों में सभी में 1.5 लाख से ज़्यादा है, अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स पिछले 3 सालों में सभी सालों में ग्रॉस रिसीट्स अगर 1.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको बच्चे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। मुबारक हो सर। कौन सा? आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है बच्चे एज पर रूल 6F। सर ये क्या बला है? हाँ जी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बेसिकली रूल 6F में सरकार ने बता रखा है कि आपको कैश बुक मेंटेन करना है, जर्नल, लेजर, और साथ ही साथ बच्चे अगर आप एक मेडिकल प्रोफेशनल हैं तो आपको बच्चे डेली केस रजिस्टर भी मेंटेन करना है, साथ ही साथ इन्वेंटरी रिकॉर्ड भी आपको मेंटेन करना है। तो ये रूल 6F में बातें लिखी गई हैं, जो कुछ कड़ी बातें हैं, ठीक है ना। तो ये किसे मेंटेन करनी है? जो प्रोफेशनल्स हैं, पिछले 3 सालों में सभी सालों में ग्रॉस रिसिप्ट्स आपके 1.5 लाख से ज़्यादा है, वहाँ पर आपको रूल 6F के अनुसार बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। लेकिन सर अगर हमारी किसी भी एक साल में अगर ग्रॉस रिसीट्स 1.5 लाख से ज़्यादा ना हुई तो सर क्या हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना? मैंने ऐसा नहीं कहा। तो पिछले 3 सालों में से किसी भी एक साल बच्चे, आपका किसी भी एक साल अगर आपका 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होता है, सरकार कहती है कि भाई उस केस में भी आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन करना ही है। लेकिन 6F मतलब कड़े प्रोविजन तुम पे नहीं लगेंगे, छोटे मोटे, मतलब बेसिकली ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर लो यार कि कल को अगर असेसिंग ऑफिसर तुम्हारे पास आए, वो तुम्हारी कुछ छुटपुट से टैक्सेबल इनकम तो निकाल सके ना। मतलब ये ऐसे मत बोल देना कि मैंने कुछ मेंटेन नहीं कर रखा, ठीक है ना। वो कुछ छुटपुट से टैक्सेबल इनकम तो निकाल सके, बेसिकली कच्चे खाती रख लेना भाई, ठीक है ना। वो देखकर ये तो देख ले कि तुम कितना पैसा कमा रहे हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अगर तुम्हारी पिछले सभी 3 सालों में 1.5 लाख से ज़्यादा है, मतलब पिछले 3 सालों में सभी सालों में तुम्हारी ग्रॉस रिसीट 1.5 लाख से ज़्यादा है, रूल 6F। और अगर बच्चे किसी भी एक साल में 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं है तो आपको क्या बोला, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स? जहां पर एओ तुम्हारा टैक्सेबल इनकम तो निकाल सके एटलीस्ट, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका न्यू बिजनेस है, सरकार कहती है न्यू बिजनेस के केस में क्या ध्यान रखना, अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स अगर आपको लग रहा है जिस साल आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, अगर आपको लग रहा है कि भाई लाइकली टू एक्सीड 1.5 लाख है, तुम्हें लग रहा है कि 1.5 लाख से ऊपर बढ़ जाएगा, तो भाई ठीक है। फिर इंतजार क्या करना है, रूल 6F के अनुसार बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने लग जाओ। लेकिन सर मुझे तो नहीं लग रहा कि 1.5 लाख से ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, ठीक नहीं लग रहा, तो भाई ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन सा मेंटेन करना है वैसा मेंटेन कर लो कि अगर एओ आए तो भाई एटलीस्ट तुम्हारी टैक्सेबल इनकम तो निकाल सके, ठीक है ना। तो ये किन लोगों की बात कर रखी है? स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स का। लेकिन बात करते हैं बच्चे हम नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स या बिजनेस के केस में क्या होगा। अगर तो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ध्यान से सुना, अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस तो सरकार ने कहा अगर बच्चे आपके बिजनेस के प्रॉफिट, ध्यान से सुना, बिजनेस के प्रॉफिट, बिजनेस की टोटल सेल और टर्नओवर, मतलब दोनों पैमानों से बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान से देखना। पहले बात करते हैं बिजनेस के प्रॉफिट। सरकार कहती कि देखो प्लीज, क्या आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स क्या 1,20,000 से ज्यादा हो रहे हैं? नहीं सर नहीं हो रहे। ठीक है, सरकार ने फिर कहीं और से पकड़ना चाहा। सरकार कहती कि ठीक है, प्रॉफिट 1,20,000 से ज्यादा ना सही, क्या आपकी टोटल सेल्स 10 लाख से ज़्यादा हो रही हैं? इन किसी भी पिछले 3 सालों में से किसी भी एक साल में अगर हो रही हैं, प्रॉफिट तुम्हारे 1,20 से ज़्यादा या सेल तुम्हारे 10 लाख से ज़्यादा, 3 सालों में किसी भी एक साल में अगर हो रही है, यहाँ पर था ऑल, तीनों में से सभी साल में, यहाँ पर क्या है, पिछले 3 साल में से किसी भी एक साल अगर ऐसा हुआ है, प्रॉफिट 1,20 से ज़्यादा या टोटल सेल 10 लाख से ज़्यादा, 3 साल में से किसी भी एक साल में हुआ है, तो सरकार कहती है यस, तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। सर कौन सा? रूल 6F वाला? ना ना ना, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर लो कि भाई अगर कल को एओ आए तो तुम्हारी टैक्सेबल इनकम तो एटलीस्ट देख पाए, टैक्सेबल इनकम निकाल पाए, समझ पा रहे हो। तो वो वाले बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर लेना। लेकिन हाँ, यहाँ पर लिमिट जो है ना इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए अलग है। इंडिविजुअल एचयूएफ अगर आप एसएससी हैं तो आपके लिए लिमिट कितना है? प्रॉफिट के केस में 2.5 लाख से ज़्यादा होने चाहिए और सेल के केस में 25 लाख से ज़्यादा होने चाहिए पिछले 3 सालों में से किसी भी एक साल में। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, पिछले 3 सालों में से किसी भी एक साल में, सर अगर हमारे पिछले 3 सालों में से किसी भी साल
ये मतलब किसी भी साल हमारे ना तो प्रॉफिट एक्सीड हुए ना ही सेल एक्सीड हुई, सर उस केस में आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं है, कोई मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ना ही रूल 6F, ना ही अगर ईओ आए तो भाई टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए जो बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए होते, कोई मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये कब है? अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है। लेकिन सर अगर आपका न्यू बिजनेस है तो भाई देखो, क्या इनकम या टोटल सेल्स, क्या आपकी जो भी लिमिट्स मैंने आपको बताई हैं, 1, 20 या 10 या 2.5 लाख और 25 लाख, क्या इन लिमिट से आपको लग रहा है कि लाइकली टू एक्सीड है? अगर हाँ, तो भाई आपको वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है कि अगर एओआई एटलीस्ट आपकी टैक्सेबल इनकम निकाल सके। लेकिन सर अगर आपका 3 साल में मतलब किसी भी साल ऐसा लग ही नहीं रहा कि इनकम इज नॉट लाइकली टू एक्सीड, ठीक है ना, मतलब अगर न्यू बिजनेस है 3 साल की तो बात ही नहीं आएगी, मतलब अगर न्यू बिजनेस है आपको लग ही नहीं रहा कि भाई लिमिट एक्सीड होने ही वाली है कि नहीं होने वाली, ठीक है ना, मतलब इनकम इज नॉट लाइकली टू एक्सीड या टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट इज नॉट लाइकली टू एक्सीड द सेट लिमिट, तो उस केस में भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये अच्छी प्रोविजन है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कुछ और कहानी भी यहाँ पर ध्यान से देखना, दो छोटे छोटे पॉइंट और भी हैं बच्चे। अगर कोई एसएससी है, कहाँ कवर्ड है? 44 AE के बीच में। एक्चुअली प्रिजम्पटिव सेक्शन से ध्यान से सुनना, अगर कोई एसएससी कवर्ड है 44 AE के बीच में, 44 BB, 44 BBB के बीच में, जो क्या चाहते हैं सरकार ने इनको, पता क्या बोल रखा है कि भाई, सरकार ने बोल रखा है छुटपुट से ना इनकम बता रखी है कि भाई ठीक है, अगर आप भारी भरकम प्रोविजन इनकम टैक्स में नहीं आना चाहते हैं तो मैं तुम्हें एक छोटा सा परसेंटेज बता देता हूँ, एटलीस्ट उतना तो पे कर देना है, ठीक है ना, मतलब एक स्मॉल अमाउंट ऑफ परसेंटेज सरकार कह देती है कि मैं उसको अपनी डीम्ड इनकम मान लो, सरकार रिक्वेस्ट कर रही है कि उसको अपनी डीम्ड इनकम मान लो, ठीक है ना। लेकिन तुम निकम्मे कहते हो ना 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 ना, मैं तो जो सरकार डीम्ड इनकम बोल रही है ना उससे भी कम इनकम डिक्लेयर करूंगा। सरकार कहते ठीक है, फिर भाई तुम भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर लो, ठीक है ना। एक्चुअली पता है, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। सरकार जब भी आपको डीम्ड सेक्शन में भेजती है ना, प्रिजम्पटिव सेक्शन में जहां पर आपको इनकम मनवाती है, वहां पर तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने को कहती नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना, कि मत करो मेंटेन, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं आगे समझाऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पर फिर भी अगर आप जिद करते हैं कि भाई जैसे मान लो 44 AE है, 44 BB है, 44 BBB है, ठीक है ना, ये सेक्शन में सरकार कहते हैं कि सरकार ने जो डीम्ड इनकम बोली है उससे कम इनकम तुम डिक्लेयर करवाना चाहते हो, तो सरकार कहती है ठीक है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। सर कौन से? वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं कि कल को अगर एओ आए वो आपके टैक्सेबल इनकम तो कंप्यूट कर पाए, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। लेकिन हाँ, साथ ही साथ यहाँ पर बोल रखा है वेयर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 AD4, ध्यान से सुनना, 44 AD4, ये सेक्शन को ध्यान रखना, मैं आगे समझाऊंगा। 44 AD नहीं, 44 AD के अंदर आएगा 44 AD4। अगर कोई एसएससी बच्चे 44 AD4 की प्रोविजन एप्लीकेबल करता है, बेसिकली पता है कौन सी प्रोविजन है ये? यहाँ पे पता है सरकार कहती है कि भाई सुनो, जितनी मैं डीम्ड इनकम मनवा रहा हूँ ना उतनी मान लो। सरकार भी यहाँ पर यही बोल रही है कि जितनी मैं डीम्ड इनकम मनवा रहा हूँ उतनी मान लो। तुम कहते हो ना मैं तो उससे कम के डिक्लेयर करूंगा, तो सरकार कहती है ठीक है। वहां पर लगता है 44 AD4, ठीक है ना, कि जहां पर तुम कम इनकम डिक्लेयर करवाना चाहते हो वहां पर लगता है 44 AD4। तो ठीक है, अगर 44 AD4 की इनकम एप्लीकेबल हो रही है और साथ ही साथ उस एसएससी का जो इनकम है वो बच्चे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से भी ज़्यादा है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, जहाँ पर एक एसएससी के पास 44 AD4 का प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है एंड इनकम ऑफ द एसएससी एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स, यानी कि अगर उस एसएससी का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से भी ज़्यादा का इनकम है, तब सरकार बोल देगी कि भाई एक तो डीम्ड इनकम में मनवा रहा था तुम्हें, अब तुम उससे भी कम अगर इनकम डिक्लेयर करना चाहते हो, सरकार कहती है ठीक है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ तो हम निकाल के देख लेते हैं, ठीक है ना। तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ जाएगा। सर कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ जाएगा? जहां पर एओ अगर आए तो आपके टैक्सेबल इनकम निकाल सके, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए सर, अब ये बता दीजिए कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने समय के लिए मेंटेन करना है। तो बच्चे सेक्शन 44 AA कहता है कि आपको 6 साल के लिए मेंटेन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कहाँ से गिनने हैं? फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, ठीक है ना। तो 6 साल के लिए मेंटेन करते हुए चलना है। सर अगर हम नहीं करेंगे तो पेनल्टी लगेगा भाई 25,000 रुपये का, अंडर सेक्शन 271A। वैसे बता दूं, अलग अलग जो एक्ट है बच्चे, जैसे आपका कंपनीज एक्ट है, वहाँ पर भी बोल रखा है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। जो भी कंपनीज होती है उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना रहता है। वहाँ पर लिमिट है 8 साल फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। जीएसटी एक्ट ने भी बोल रखा है कि 6 साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, ठीक है ना। तो हालांकि मैं इनकम टैक्स आपको बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर लिमिट कितना है? 6 साल तक आपको फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर आपको 6 साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करने हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन बचा सेक्शन 44A भी बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है?
जो भी असेसेस इस सेक्शन के दायरे में आ रहे हैं उन्हें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना है सीए से, और बच्चे एक ऑडिट रिपोर्ट को जनरेट करवाना है जो कि आपको फाइल करना होगा ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, ठीक है ना। चलिए, कौन कौन से असेसेस इस लपेटे में बेसिकली आ रहे हैं टैक्स ऑडिट के अंदर। तो अगर आप एक बिजनेस असेसी हैं तो आपके ऊपर ये दोनों कंडीशन लग रही हैं, और अगर आप एक बच्चे प्रोफेशन है तो आपके ऊपर ये कंडीशन लग रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर आप एक बिजनेस असेसी हैं, सरकार कहती है अगर आपकी टोटल सेल टर्नओवर एक ग्रॉस रसीट अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो मुबारक को टैक्स ऑडिट करवाना है। 1 करोड़ तक है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 करोड़ से ज़्यादा है तो टैक्स ऑडिट करवाना है। यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है, ध्यान से देखना वो क्या एक्सेप्शन है। अगर कोई पर्सन बच्चे अपना जो भी प्रॉफिट गेन है वो सेक्शन 44 एडी के अंदर डिक्लेयर कर रहा है, बेसिकली डीमिंग सेक्शन प्रिजम्पटिव सेक्शन के अंदर डिक्लेयर कर रहा है 44 एडी, और साथ ही साथ उसका जो जो टोटल सेल है ग्रॉस रसीट है टर्नओवर 2 करोड़ तक है, तो सरकार कहती है हाँ इस बंदे को टैक्स ऑडिट का इस बंदे के ऊपर टैक्स ऑडिट की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। ध्यान से सुनो, वैसे सरकार ने बोला अगर जिसकी सेल टर्नओवर ग्रॉस रसीट 1 करोड़ तक है तो उसको ज़रूरत नहीं होती वैसे तो, यानी कि 1 करोड़ से ऊपर है तो टैक्स ऑडिट करवाना है। लेकिन हाँ, अगर कोई पर्सन 44 एडी के अंदर आ रहा है और उसकी टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रसीट 2 करोड़ तक है तो उसको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना, ठीक है ना। अब इस साल बच्चे कुछ अमेंडमेंट आए, ध्यान से देखिएगा। ये अमेंडमेंट समझने के लिए ना एक बार एक्सेप्शन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है ना, एक बार थोड़ी देर के लिए एक्सेप्शन भूल जाओ। अब मेन प्रोविजन ध्यान रखो क्या है। मेन प्रोविजन सिर्फ इतना सही है कि टोटल सेल अगर 1 करोड़ से ऊपर है तभी टैक्स ऑडिट आपको करवाना है, ठीक है ना। अगर 1 करोड़ तक है तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने रिसेंटली लिमिट किन्हीं लोगों के लिए बढ़ा दी है, रिसेंटली लिमिट बढ़ा दी है 5 करोड़, हालांकि 1 करोड़ भी है, लेकिन कुछ मतलब सरकार कहती है अगर ये अच्छा काम कर दोगे ना तो आप लोगों के लिए ये लिमिट कितना है 5 करोड़। अब वो अच्छा काम क्या है, ध्यान से सुनना। सरकार कहती ठीक है, कुछ असेसेस हमारे पास ऐसे हैं जो वाकई में अच्छा काम कर रहे हैं। अब सरकार के लिए अच्छा काम क्या होता है, ना ही कैश रिसीट्स लेना ना ही कैश पेमेंट देना, ये सरकार के लिए अच्छा काम होता है, ठीक है ना। तो सरकार कहती है कि सुनो भाई, अगर आप ऑनलाइन का मतलब बैंक के थ्रू, ठीक है ना, अगर आप बच्चे बैंक के थ्रू अपनी डिजिटल पेमेंट्स बेसिकली, ध्यान से सुनिएगा, ये लिमिट 5 करोड़ कर दिया गया है किन असेसेस के लिए। अगर आप बच्चे जो भी आपका टोटल कैश रिसीट्स है ना, टोटल मतलब जी जैसे बोलते हैं अगर आपका टोटल रिसीट्स है ना, अगर वो मोर देन 95%, ध्यान से देखना शब्द, अगर वो मोर देन 95% कैसे हो रहा है, डिजिटली या ऑनलाइन या जैसे थ्रू बैंक नहीं होता, थ्रू बैंक, ठीक है ना, मोर देन 95% अगर डिजिटली हो रहा है, और साथ ही साथ अगर आपका टोटल रिसीट्स के अंदर टोटल रिसीट्स ऊपर लिख दे, टोटल पेमेंट्स के अंदर अगर हमने मोर देन 95% कैसे की है, मोर देन 95% कैसे की है डिजिटली, मतलब वाया बैंक वगैरह की है, ठीक है ना, बैंक ड्राफ्ट अकाउंट पे चेक, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर किया है, तो आपके लिए लिमिट कितना है 5 करोड़। तो ध्यान से सुनो पूरा सेक्शन क्या है। वैसे टैक्स ऑडिट का लिमिट कितना है, अगर कोई टोटल सेल टर्नओवर ग्रॉस रसीट बचे आपकी 1 करोड़ से ऊपर टैक्स ऑडिट करवाना है, लेकिन कुछ लोगों के लिए लिमिट बना दिया है 5 करोड़। अगर उनका टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रसीट अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो टैक्स ऑडिट करवाना है। अब किन के लिए लिमिट बढ़ाया है, सरकार कहती है देखो भाई, अगर आपकी टोटल रिसीट्स मोर देन 95% डिजिटली है, और साथ ही साथ अगर आपकी टोटल पेमेंट मोर देन 95% डिजिटली है, तो मुबारक हो, आपके लिए लिमिट कितना है 5 करोड़ है, ठीक है ना। 5 करोड़ तक आपको टैक्स ऑडिट करवाने का जरूरत नहीं है। सर 5 करोड़ से ऊपर वो तो करवाना ही, हर किसी को ही करवाना है, ठीक है ना। और एक्सेप्शन ध्यान रखना, 44 एडी के अंदर जो आ रहा है जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है उसे टैक्स ऑडिट का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए, अब बच्चे जो प्रोफेशनल्स है ना, प्रोफेशनल, अच्छा प्रोफेशनल पे जाने से पहले ना इसका एक नटशेल देख लो, ठीक है ना, मतलब जो बिजनेस वाला है ना उसका एक नटशेल देख लो, आपको आसान हो जाएगा, ध्यान रखना। तो बच्चे अगर टर्नओवर, सीधी सी बात है, कोई भी एसएससी है, मतलब अगर टर्नओवर आपकी 5 करोड़ से ऊपर है, क्या टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी है कि नहीं है, मतलब टैक्स ऑडिट की जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी, इन सभी के लिए, इनके लिए तो सभी होगी यार, 5 करोड़ से ऊपर वाले तो सभी लपेटे में है, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान रखना, अगर बच्चे आपके टर्नओवर 2 करोड़ तक है और आप 44 एडी में कवर हो रहे हो डीमिंग सेक्शन में, तो भाई ये तो एक्सेप्शन में था, वैसे भी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता टैक्स ऑडिट का प्रोविजन, ठीक है ना। चलिए, अगर बच्चे आपके टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड कर रही है, सोच के देखो 5 करोड़ से एक्सीड कर रही है, अच्छा सॉरी, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है और सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब वो डिजिटल ट्रांजैक्शन वाली सारी प्रोविजन एप्लीकेबल हो रही है आपके ऊपर, ठीक है ना, क्या आपको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत है, नहीं सर, हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके टर्नओवर 5 करोड़ तक है और आपने सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया है। आगे देखिएगा, टर्नओवर बच्चे 5 करोड़ तक है, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ बट एक्सीड 1 करोड़, ध्यान से देखना, आपके टर्नओवर बच्चे 1 करोड़ से ऊपर एक्सीड कर चुकी है, ध्यान से देखना, ये 1 करोड़ से ऊपर आपके टर्नओवर अचीव कर चुकी है, और एंड अफोरसेड कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड,
बेसिकली आप 44 AD में भी नहीं हो। सोच के देखो, आप 44 AD में नहीं हो तो ये तो कंडीशन लगेगा नहीं। आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर एक्सीड कर चुकी है और ये कंडीशन भी आपने सेटिस्फाई नहीं करी, तो ये तो सीधी सी बात है भाई, ये वाला 5 करोड़ वाली लिमिट लगेगी नहीं, ये 2 करोड़ में आप आ नहीं रहे, 1 करोड़ से ऊपर हो जाएगा तो भाई आपके ऊपर टैक्स ऑडिट लग रहा है, आपके ऊपर टैक्स ऑडिट लग जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चे प्रोफेशनल्स का, ठीक है ना। अगर कोई एसएससी प्रोफेशन में है तो उनके लिए क्या कंडीशन लगाया गया, ध्यान से देखना। सरकार कहती है अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स प्रोफेशन के केस में फॉर द प्रीवियस ईयर 50 लाख से ज़्यादा है, मुबारक हो, आप एक ऐसे प्रोफेशनल हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाएंगे, ठीक है ना। सर क्या यहाँ भी सरकार ने बोल रखा है कि भाई अगर आपकी ट्रांजैक्शन डिजिटल मोड में 95% से ज़्यादा हो रही है तो इनके लिए लिमिट बढ़ा दी जाए, जैसे यहाँ पर तो बच्चे लिमिट बढ़ा दिया था ना बिजनेस के केस में। तो क्या सर सरकार ने इस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर, क्या इन लोगों के लिए लिमिट बढ़ाया ना? इन लोगों के लिए कोई लिमिट नहीं बढ़ाया भाई। अगर इन प्रोफेशनल्स का 100% ट्रांजेक्शन भी, रिसीट्स और पेमेंट्स अगर डिजिटली हो जाए ना, सरकार तब भी इन्हें कोई राहत नहीं दिया है, सरकार ने तब भी इन्हें कोई राहत नहीं दिया है। तो इनके लिए लिमिट कितना है फिलहाल, अभी भी 50 लाख ही है। चलिए अब बड़े ध्यान से देखना बच्चे, कुछ एसएससीज कहाँ पर कवर हो रहे हैं। एनएसएससी कवर्ड अंडर सेक्शन 44 AE, 44 BB, 44 BBB। सरकार ने क्या कहा, assessee has claimed that his income from such business is lower than the deemed income computed in accordance with the respective section। अब ध्यान से देखना बच्चे, और किन एसएससीज को टैक्स ऑडिट करवाना है, ध्यान से देखो। कहा गया अगर कोई एसएससी 44 AE में कवर हो रहा है, 44 BB में और 44 BBB में कवर हो रहा है, और इन एसएससीज को बोला था कि भाई आप अपने ना चुप करके डीम्ड इनकम भर दो। सरकार कहती है अपनी चुप करके डीम्ड इनकम भर देना। कहते ना ना, हम तो कम भरेंगे, मतलब जितना सरकार बोल रही है, एक तो डीमिंग सेक्शन में आ रहे हैं, ऊपर से सरकार कह रही कि भाई जितना मैं बोल रहा हूँ उतना भर दो। फिर कहते ना ना, हम तो कम भरेंगे, कम भरेंगे। सरकार कहते ठीक है भाई, क्या करवा लो, फिर टैक्स ऑडिट करवा ही लो, ठीक है ना। तो इन लोगों को भी क्या कह रही है सरकार, अब टैक्स ऑडिट करवा लो। आपको याद है ऐसे ही एक पॉइंट हमने मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी किया था, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है ना। इधर ध्यान से देखो, अगर कोई एसएससी 44 AE, 44 BB, 44 BB में कवर है और वो क्या कहता है कि मैं अपनी डीम्ड इनकम से भी कम की इनकम दिखाना चाहता हूँ, सरकार ने उन्हें भी क्या बोला था कि ठीक है भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर लो। कौन से, जो भाई एओ आए तो आपको एटलीस्ट कुछ तो दिखाने के लिए हो, ठीक है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो आपकी टोटल इनकम निकाल सके, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स से मेंटेन करना ही है। सेम पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से आपको बात समझ आया है। आगे देखिएगा, अगर कोई एसएससी बच्चे, अगर कोई एसएससी कहाँ पर कवर हो रहा है, 44 ADA के अंदर, और ध्यान से देखना इन पर क्या कंडीशन लगाई। अगर कोई एसएससी ने बच्चे क्लेम किया है, एसएससी हैड क्लेम दैट हिज इनकम इज लोअर, ये भी डीमिंग सेक्शन में बच्चे 44 ADA, यहाँ पर कहता है कि भाई एसएससी कहता है कि भाई जो भी उसकी इनकम है ना वो कम है, लोअर देन द प्रिजम्पटिव इनकम, और साथ ही साथ अगर उसकी इनकम अच्छे एक्सीड करती है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को, तो भाई उसे भी टैक्स ऑडिट करवाना है। आपको ध्यान है ऐसी कुछ कहानियां इधर भी थी, ध्यान से देखिएगा, ऐसी कुछ कहानियां इधर भी थी, वेयर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 AD इज एप्लीकेबल इन द इनकम ऑफ एसएससी एक्सीड द बेसिक अमाउंट, एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टैक्स, उसे भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना था, ठीक है ना। आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, अगर कोई एसएससी बच्चे कवर्ड है अंडर सेक्शन 44 AD4 एंड हिज इनकम एक्सीड द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, उसे भी बच्चे क्या बनाना है, उसे भी टैक्स ऑडिट करने का जरूरत है, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट सिमिलर से हैं, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो इन सभी पॉइंट्स में एक खास बात है, इन सभी की इनकम क्या है बच्चा, इन सभी की इनकम ध्यान से देखो, यहाँ भी लोअर देन प्रिजम्पटिव है, यहाँ भी लोअर देन प्रिजम्पटिव है, और यहाँ भी अगर कोई एसएससी भाई 44 AD4 में बैठा है, 44 AD में कौन एसएससी बैठा है, सोच के देखो, जिसकी इनकम लोअर है, किससे, डीमिंग इनकम से, तो उसे भी टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत है। सरकार ने सीधी सी बात है इन सभी लोगों को क्या बोल रखा है कि भाई अगर आप डीमिंग इनकम से अपनी कम इनकम डिक्लेयर करते हो ना, तो सीधी सी बात है ध्यान रखना, इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए भी बोल दिया सरकार ने कि बुक्स ऑफ अकाउंट से मेंटेन कर दो, और साथ ही साथ अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो, सरकार कहती है ठीक है, फिर साथ साथ बच्चे क्या कर दो, फिर टैक्स ऑडिट भी करवाई लो, ठीक है ना। क्योंकि सरकार को ये क्या कर रहे हैं, सरकार को कहते हैं कि भाई हमारी जो आपने इनकम बोली ना, सरकार जो इनकम बोल रही है पे करने के लिए, उससे भी कम इनकम है इनकी, ठीक है ना। तो इसलिए सरकार कहती है बुक्स ऑफ अकाउंट से मेंटेन कर लो, टैक्स ऑडिट भी करवा लो, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर अगर हम टैक्स ऑडिट नहीं करवाते हैं, अगर मुझे करवाना है लेकिन मैं नहीं करवा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना, इफ एनी एसएससी डज नॉट फर्निश सच ऑडिट रिपोर्ट ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट, देन ही इज लायबल टू ए पेनल्टी। सर कितना पेनल्टी पड़ेगा, याद है बुक्स ऑफ अकाउंट से केस में कितना था, 25,000, फ्लैट 25,000। यहाँ क्या है,
जितना भी आपका टर्नओवर है उसका 0.5%, 5 नहीं है 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1.5 लाख विच एवर इज लेस, इतना आपको पेनल्टी पड़ेगा।